हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज द 11th लेक्चर ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से आप अमेंड कर सकते हो एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये दोनों ही टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को ये कंसर्न है कि इन लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ से एक्सेस करेंगे। तो देखिए, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मैसेज पिन किया हुआ है। आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है। जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे, हमारी टीम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड करेगी। उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है एंड वहीं पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए। केवल आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ये वीडियो एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा करें आप लोगों के लिए। ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 11 को। और सबसे पहले हम बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट देखिए, उसको समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को समझना होगा। ओके, कि मेजोरिटी क्या होती है। तो देखिए, लोकसभा राज्यसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो यहाँ पे मैटर्स पे डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं और फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो व्हाट इज द बेसिस? बेसिस क्या है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो ये देखा जाएगा कि कितने मेंबर्स फेवर में हैं एंड कितने मेंबर्स अपोजिशन में हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगी। ओके। तो कितने मिनिमम लोग फेवर में होने चाहिए कि वो डिसीजन लिया जा सकता है, ये चीज होती है मेजोरिटी। तो कितने मिनिमम मेंबर्स का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डिसीजंस का नेचर अलग अलग होता है। तो अलग अलग मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। तो अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स की मेजोरिटी हैं, तो फिर टोटल 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी हमें समझनी होगी। नंबर 1 इज सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वन बाय वन इनको समझेंगे और इनका यूज कहां पे होता है ये भी हम देखेंगे। इन पे क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। तो उससे पहले ये देखते हैं कि लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है? 543 मेंबर्स। एंड राज्यसभा में कितनी है? 245 मेंबर्स। ओके। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है? कितने मिनिमम नंबर्स आपको चाहिए? अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मोर देन 50%। तो अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मींस 543, मतलब 272 और मोर। तो एटलीस्ट 272 मेंबर्स का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ओके। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो इंटू 245 मीन्स 123
और मोर, इतने लोगों का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अब बात ये आती है कि इसका यूज कहां पे होता है, क्या कहीं पे दिया हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई ऐसा कोई भी केस नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब ये डिसाइड किया जाता है कि आफ्टर जनरल इलेक्शन किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, तो उसके लिए 272 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है। तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, एटलीस्ट 272 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए पार्टी के पास या फिर कोल्यूशन के पास, तभी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब हम बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की, और इसको फंक्शनल या फिर डिफॉल्ट मेजोरिटी भी कहा जाता है। यह क्या है? अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, बट जरूरी नहीं कि हर मीटिंग में सारे मेंबर्स प्रेजेंट हो, कुछ कम भी हो सकते हैं। लेट्स से कि 200 मेंबर्स ही प्रेजेंट हैं, एंड जब वोटिंग होगी तो यह भी जरूरी नहीं कि सारे मेंबर्स ही वोट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनकी मर्जी। तो सपोज कि आउट ऑफ 200 मेंबर्स प्रेजेंट, वोटिंग में केवल 120 ने ही पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी क्या हो जाएगी? मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग मींस 61 और मोर। तो अगर 61 या उससे ज्यादा मेंबर्स फेवर में है तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, आप मुझे बताओ इन कमेंट सेक्शन कि कोरम कितना होता है इन पार्लियामेंट। कोरम मतलब मिनिमम मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हाउस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि कोरम कितना होता है। ओके, सो दिस इज सिंपल फंक्शनल और डिफॉल्ट मेजोरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये कहां पे यूज होती है। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, तो सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए होती है। वोट ऑफ थैंक्स, सेंसर मोशन, एडजमेंट मोशन, इन सब में यही मेजोरिटी हमें चाहिए। देन ऑर्डिनरी बिल के लिए, फाइनेंशियल बिल के लिए, मनी बिल के लिए यही मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। ओके, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय स्टेट असेंबली, उसमें भी सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए होती है। हम देखेंगे इसको आगे। स्पीकर का इलेक्शन, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन लोकसभा में, वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। देन राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन, वो भी सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो अब यहां पे चेयरमैन मैंने क्यों नहीं लिखा है, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। यहां पे चेयरमैन मैंने क्यों नहीं लिखा है? ओके, सो ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इन सब जगह जो है सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। अब दूसरा जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी। ये क्या होती है? अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। पहले क्या था? टोटल स्ट्रेंथ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस वैकेंसीज। और वैकेंसीज क्यों हो सकती है? मान लो किसी मेंबर की डेथ हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है, उसका टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इन सब की वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो सपोज 245 में से लेट्स से 15 जो सीट्स हैं ये वैकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 245 माइनस 15 मींस 230। ओके, 230।
तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाएगी? इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ 230 मीन्स 116 और मोर. ओके, सो दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी. अब ये कहां पे यूज होती है? तो भाई अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इफेक्टिव मेजोरिटी आपको चाहिए. स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर इनको रिमूव करना है, इफेक्टिव मेजोरिटी आपको चाहिए. डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर इनको रिमूव करना है तब भी आपको इफेक्टिव मेजोरिटी ही चाहिए होती है. ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑलराइट, अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी पे, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी, और इसमें क्या होगा? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो वहां पे क्या था? 50%. यहां पे वो चेंज हुआ है, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज राज्यसभा की बात हो रही है एंड यहां पे 245 मेंबर्स होते हैं. मान लेते हैं कि प्रेजेंट जो हैं वो 180 हैं एंड वोटिंग में 150 ने ही पार्टिसिपेट किया है. तो टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी क्या हो जाएगी? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मीन्स 100 से कम नहीं होना चाहिए, तो 100 और मोर. तो इतने मेंबर्स का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए. ओके, 2/3 इंटू 150. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2, 100 और मोर. ओके, अब ये कहां पे यूज होती है? आर्टिकल 249. देखिए, बताइए कि इसका मतलब क्या होता है. एंड आर्टिकल 312, ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज. और आप मुझे बताओ इन कमेंट सेक्शन कि 249 कहां पे यूज होता है, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा. ओके, तो आपका पार्टिसिपेशन भी चाहिए. तो दिस इज टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी. अब हम आते हैं टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी पे. तो यहां पे साइमल्टेनियसली दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. पहली क्या है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हमने अभी देखा था, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. तो अगर हम बात करें लोकसभा की, तो बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मींस हाफ इंटू 543 मींस 272 और मोर. तो मिनिमम 272 का सपोर्ट तो होना ही चाहिए स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 के लिए. अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं. नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो मानते हैं कि आउट ऑफ 543, ठीक है, 450 जो है ये प्रेजेंट हैं एंड 420 इन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है. तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ये कितना हो जाएगा? 140 इंटू 2, 280 मीन्स 280 और मोर. मीन्स 280 से ज्यादा मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी. ओके, सो दिस इज टाइप 2. आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी टफ है. ओके, इसीलिए स्पेशल है. तो जिन मैटर्स पे इसको यूज करना है वो भी स्पेशल होंगे. देख लेते हैं कि कहां पे इनको यूज किया जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर 368, वहां पे टाइप 2 मेजोरिटी ही यूज होती है. आर्टिकल 169, स्टेट्स में काउंसिल को क्रिएट करना है, अबोलिश करना है, तो ये मेजोरिटी आपको चाहिए होती है. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, सीएजी, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर इनको रिमूव करना है तो इतना सपोर्ट आपको चाहिए. इसीलिए
टफ होता है। एंड अगर हम अभी की बात करें, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके पास आराम से ये मेजोरिटी है, ठीक है। सो दिस इज टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी। अब हम आते हैं टाइप 3 के ऊपर, और ये कौन सी है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो आप देख सकते हो कि ये सबसे ज्यादा टफ एक मेजोरिटी है। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो भाई अगर हम लोकसभा की बात करें तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, वो कितनी है? 543। ओके, तो ये अराउंड 350 से ज्यादा कुछ आएगा। आप देखिएगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आता है। तो इतने का जो है सपोर्ट आपको चाहिए होगा। तो ये सबसे टफ मेजोरिटी है। और ये कहां पे यूज होती है? ये यूज होती है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसका आर्टिकल कौन सा है ये भी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सा आर्टिकल है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। ओके, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो दो चीजें बताओगे, एक तो इसका कैलकुलेशन करो और कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े। चलो, तो हमने देख लिया कि मेजोरिटी कितने टाइप की होती है, एंड उसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल्स की हेल्प के साथ। ओके, अब हम आते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कि क्या इसका प्रोसेस होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट, इट मींस एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एक फुल स्टॉप भी लगा रहे हो, एक कोमा भी लगा रहे हो, या उसको रिमूव कर रहे हो, दैट इज चेंज। तो एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर हम देखेंगे तो आज तक 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हैं वो पास हो चुके हैं। तो ये क्या चीज शो करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ऑर्गेनिक है। मींस इसमें एलिमेंट ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो विद टाइम आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसको आप फुलफिल कर सकते हो बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपकी नीड्स हैं, ठीक है, आप उनको फुलफिल कर सकते हो। अब देखो, अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन इन 3 वेज। एक होता है बाय सिंपल मेजोरिटी, अब आपको पता है ये क्या होती है। एंड सेकंड है बाय स्पेशल मेजोरिटी, हमने टाइप 2 देखा था, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। एंड तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। ये दोनों अंडर 368 स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है, वहां पे देखना पड़ेगा। और दिस इज आउटसाइड 368 बाय सिंपल मेजोरिटी। तो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी, बट दिस इज आउटसाइड स्कोप ऑफ 368। ये चीज ध्यान रखना। बाकी नंबर 2 एंड नंबर 3 ये 368 में दिया हुआ है। तो एक बार ना बेयर एक्ट में 368 पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। तो भाई अगर हम 368 की बात करें कि व्हाट इज द प्रोसीजर, इस पे अभी क्वेश्चन आया भी था प्रीलिम्स में, आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात होती है इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट की। भाई प्रोसेस क्या है? भाई बिल आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, तो क्वेश्चन ये आता है कि बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है एंड किस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होगा। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई प्रोसीजर क्या है कि बिल प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप लोकसभा में कर सकते हो या राज्यसभा में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये स्टेट में नहीं होगा, ये केवल पार्लियामेंट के हाउस में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके, तो देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इनिशिएशन, ये बात ध्यान रखना। अब इसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। मिनिस्टर भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। तो इट कैन बी
इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर। देखिए प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स, भले ही वो रूलिंग पार्टी के मेंबर हो, उनको भी प्राइवेट मेंबर कहा जाएगा। या तो मिनिस्टर, उनके अलावा जो मेंबर्स हैं वो सब प्राइवेट मेंबर होते हैं। ओके, एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी आपको जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो ये तो हो गया इनिशिएशन। तो मान लेते हैं कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, अब देखो सेकंड स्टेज क्या आती है, पासेज ऑफ बिल। बिल कैसे पास होगा? तो बोथ हाउस शुड सेपरेटली पास। तो लोकसभा पहले पास करेगी, उसके बाद राज्यसभा। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो अगर राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ है तो पहले वहां पास होगा, फिर ये पास होगा दूसरे हाउस में, लोकसभा में। तो सेपरेटली आपको पास करना होगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब अगेन मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में भाई जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल नंबर कौन सा होता है? ये मैंने आपको बताया था कहां पे, जब हम बात कर रहे थे बोरोड फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब जो हाउस है वो किस तरह से पास करेगा, आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 जो मैंने आपको बताया था, एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स। तो यहां पे स्टेट का रोल आता है। तो अगर फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी वाला, वो क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मान लो कि आप फेडरल प्रोविजंस को चेंज कर रहे हो, जैसे कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप उसको चेंज कर रहे हो, तब फिर आपको स्टेट्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो बिल को आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट्स, मींस 50% स्टेट्स का कंसेंट भी आपको चाहिए होगा। और उस कंसेंट के लिए कौन सी मेजोरिटी आपको चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। तो आप देख सकते हो कि स्टेट्स का रोल काफी लिमिटेड है। ओके, एंड ये भी एक यूनिटरी फीचर है, स्टेट्स का रोल इतना नहीं है, सेंटर की पावर ज्यादा है इन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। और देखो केवल 50% का सपोर्ट चाहिए, और जैसे ही वो सपोर्ट आपको मिल गया कहानी खत्म हो गई, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी स्टेट्स जो हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 50% स्टेट्स ने हां बोल दी तो बस हमारा काम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फाइनल स्टेप है प्रेसिडेंट का असेंट। तो भाई 24th अमेंडमेंट एक्ट ने ऑब्लिगेटरी बना दिया कि ये बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उनको हां कहना ही पड़ेगा, उनको अप्रूवल देना ही पड़ेगा, उनको असेंट देना ही पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकते हैं, वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, जो कि वो कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। बट इस केस में अंडर 368 आपको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। ओके, एंड आफ्टर अप्रूवल बिल विल बिकम एन एक्ट। सो दिस इज द प्रोसीजर गिवन under article 368 of Indian Constitution, and I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. अब देखो वो कौन से फीचर्स हैं, प्रोविजंस हैं जो बाय सिंपल मेजोरिटी आप अमेंड कर सकते हो। तो वहां पे सारे रूल वही लगेंगे जो ऑर्डिनरी बिल के लिए लगते हैं। ओके, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। तो भाई जैसे आपको न्यू स्टेट्स को एडमिट करना है, स्टेब्लिश करना है, हमने देखा था आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, तो उन सब में सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। आपको नए स्टेट्स बनाने हैं, एरिया में चेंज करना है, नाम चेंज करना है, बाउंड्री को चेंज करना है, अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ठीक है, तो यह भी सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है। सेकेंड शेड्यूल को चेंज करना हो, कोरम को चेंज करना हो, जो मैंने आपसे पूछा भी है क्वेश्चन में, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वगैरह क्या होंगे, तो इन सब में सिंपल मेजोरिटी यूज होती है। अब आपको यह डाउट आ सकता है कि सर पहले तो आपने बताया था कि यहां पे स्पेशल
मेजोरिटी यूज होती है तो वो कहां पे होगा, स्टेट के लेवल पे उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, पर जब पार्लियामेंट करेगी तो सिंपल से कर देगी, है ना। तो ये एक डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, conferment of more jurisdiction on Supreme Court, use of official language, citizenship, election to Parliament, State Assembly, delimitation, Union Territories, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, इन सब में केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी का ही यूज होता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, देर इज नो अदर अल्टरनेटिव। ओके, अब इसके बाद जो स्पेशल मेजोरिटी है वो कहां पे यूज करोगे, अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहे हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अमेंड कर रहे हो, या ऑल अदर प्रोविजंस जो कि कवर नहीं हुए हैं बाय अदर टू कैटेगरीज। एक तो सिंपल मेजोरिटी और दूसरी कौन सी है, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। उसके अलावा जितने भी केसेस होंगे वो सब यहां पे आएंगे। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर रहे हो, स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हो, स्टेट का कोई रोल नहीं है। ऑलराइट, अब तीसरी कैटेगरी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो भाई ये जितने भी केसेस हैं ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, क्योंकि प्रेसिडेंट स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, अगेन पावर की बात आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जीएसटी, सेवंथ शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, कितनी सीट्स होंगी भाई, एंड आर्टिकल 368। अगर 368 को चेंज करना है तब भी आपको स्टेट का कंसेंट चाहिए होगा। ओके, तो ये केसेस है जहां पे इस तरह की मेजोरिटी, इस तरह का प्रोसीजर आपको यूज करना होता है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो फ्रेंड्स, हमने ये समझ लिया है कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होती हैं एंड किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब देखो, अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें, फंडामेंटल राइट्स, तो हमने वहां पे ये देखा था कि स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो इस लॉ की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आएंगी ये भी बताया हुआ है। ऑर्डिनेंसेस हो सकते हैं, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस। तो इन सबको लॉ कहा जाएगा, ये आर्टिकल 13 में बताया हुआ है। अभी आप इसको मत देखना, ये बाद में ऐड हुआ है, ओके, बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट। अभी इसको भूल जाओ, अभी केवल हमें इतना पता है कि लॉ का मतलब क्या है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस। तो इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन नहीं सकता है। अगर छीनेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ। अब देखो, कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको रिकॉल करते हैं। देखो, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इन द आईज ऑफ लॉ सब लोग बराबर होंगे, ये इसका मतलब है। बट अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 46 की, तो ये क्या कहता है कि जो एससी पॉपुलेशन है, जो एसटी पॉपुलेशन है, जो वीकर सेक्शंस हैं, आप उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट की, और यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कि सब लोग इक्वल होंगे। अब क्या चीज फॉलो करें, ये तो कंफ्यूजन हो गया। ये चीज क्या है, ये है फंडामेंटल राइट, मींस ये इन्फोर्सिएबल है, जस्टिशिएबल है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इसको वो अपहोल्ड करे। जबकि ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये
स्टेट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है कि आप इनको यूज करिए, इनको आप इंप्लीमेंट करिए। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो क्या करें? अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो उस समय आपको पता है कि काफी बैकवर्डनेस थी इंडिया में। तो हमारे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमें लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, ये जो बैकवर्डनेस है इसको कम करना है, ये गवर्नमेंट के सामने ऑब्जेक्टिव थे। तो उस समय गवर्नमेंट बहुत पावरफुल थी, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस थी, स्टेट्स में भी कांग्रेस थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली रिजर्वेशन लेके आए, कहां पे? मद्रास में। ठीक है, तो वहां पे रिजर्वेशन दिया गया, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। बट इसको मद्रास हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया कि भाई ये चीज गलत है। अब क्यों कहा गलत है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 14, 15 एंड 29(2). आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि 29(2) क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस भी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम तो आर्टिकल 46 को प्रमोट कर रहे हैं और ये हमें करना है, ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो आप क्यों रोक रहे हो? बट बात तो सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी। तो उन्होंने इसको स्टक डाउन कर दिया। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई, भाई क्या करें, बट पावरफुल तो आप हो। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1951। तो पहला अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, और उसमें क्या किया पार्लियामेंट ने काफी कुछ चेंजेस कर दिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आर्टिकल 15 में एक क्लोज 4 ऐड कर दी कि 29(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। सिंपल सी बात यह है। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट था उसको नलीफाई कर दिया। इसके अलावा 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। मींस काफी कुछ चेंजेस किए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे उनको नलीफाई करने के लिए। तब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है क्या? क्योंकि अगर डीपीएसपी आपको इंप्लीमेंट करना है तो फंडामेंटल राइट्स आपके बीच में आ जाएंगे, तो उनको चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। तो क्या ये पावर आपके पास है? क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है क्या? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स चेंज हुआ मींस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ की कैटेगरी में आएगा, तब तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ना? तो यह भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ की कैटेगरी में आएगा क्या? तो वो जो आर्टिकल 13 था उसमें कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेंशन नहीं है जहां पे लॉ को डिफाइन किया है कि लॉ का मतलब क्या क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है? और दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अगर माना जाएगा तो क्या होगा? तब इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। अगर नहीं माना जाएगा तब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यह मीनिंग है। ओके, तो ये जो दो क्वेश्चंस थे इनका आंसर हमें मिलता है काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो ये सारे जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, और सबसे एंड में हमें मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो भाई सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास दो तरह की पावर होती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पावर जो उनको मिलती है आर्टिकल 368 में, मींस आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। एंड दूसरी पावर होती है नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर जो कि आउटसाइड आर्टिकल 368 है, मींस आप ऑर्डिनरी लॉज वगैरह इनेक्ट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, मींस आप कुछ भी कर सकते हो बिकॉज आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं। मींस आप जो है कुछ भी चीज अमेंड कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है,
इसका मतलब आर्टिकल 13(2) में लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मींस आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। तो ये था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मींस पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। ओके, एंड यही चीज आगे भी देखी गई, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस था एंड सुप्रीम कोर्ट का यही स्टैंड था। ओके, बट फिर कहानी में चेंज होता है और वो चेंज आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का ये केस है। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको रिवर्स कर दिया और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा बाय 6:5 मेजोरिटी कि पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉयज ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स। पहले क्या था, दो पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। बट अब यह कहा कि नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स नहीं है, आपके पास केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स है, मींस आप कोई लॉ वगैरह इनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एंड 368 में केवल प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है, लेकिन यह नहीं बताया हुआ है कि ये पावर किसके पास होंगी, बिकॉज पार्लियामेंट वर्ड वहां पे शुरू में यूज नहीं हुआ था, केवल यह लिखा हुआ था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ये नहीं था कि दिस विल बी पावर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब आर्टिकल 13(2) में लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आर्टिकल 13(2) में लॉ का मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी होगा। इट मींस अगर ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, इसका मतलब यह हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जो पहले वाला स्टैंड था उसको बदल दिया। ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो परेशान तो होगी, इसको नहीं मानेगी, कुछ चेंजेस लेके आएगी। वो क्या चेंजेस थे, अब पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इंपॉर्टेंट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 368 है उसमें केवल प्रोसीजर दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि दिस विल बी पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो टाइटल ही चेंज कर दिया, नाउ इट विल बी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन 368 को भी अमेंड किया एंड 13 को भी अमेंड किया और 368 में यह चीज इंसर्ट कर दी, नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article, means कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं माना जाएगा। और यही चीज डाल दी कहां पे, आर्टिकल 13(4) में, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट के हिसाब से हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और देखो मैंने आपको कहा था सैलिएंट फीचर्स में कि एक सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवेनिटी मींस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, वो आप यहां पे देख पा रहे हो। एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या है कि जुडिशरी चेक कर सकती है वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, और वही आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सिंथेसिस। ओके, तो दिस वाज द रिस्पॉन्स ऑफ पार्लियामेंट। अब अगेन मैटर गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो जजमेंट था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे पहली बात, विद 10:3 मेजोरिटी, तो यहां पे 13 बेंच है, 13 जज बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 368 कंटेन्स द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस पार्लियामेंट जो है 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर 13(2) लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे हो तो उसको लॉ नहीं माना जाएगा। दिस इज केशवानंद भारती जजमेंट, 10:3 मेजोरिटी। ओके, लेकिन
क्या ये अमेंडिंग पावर एब्सोल्यूट है क्या? तो यहां पे 7:6 मेजोरिटी मींस 7 जजेस फेवर में थे एंड 6 ने अपोज किया था। केवल एक जज की वजह से यह डिसीजन आया था कि दिस अमेंडिंग पावर इज लिमिटेड, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। भाई ये तो कहा कि आप अमेंड कर सकते हो, बट ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, आपकी पावर्स पे रेस्ट्रिक्शंस होंगे। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट ये पावर लिमिटेड होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी। यू कैन नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चाहे कर लो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द लिमिटेशन। ओके, और इसीलिए केशवानंद भारती केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारी पॉलिटी के लिए भी। ओके, और यहीं से बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की। तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वो सारे प्रोविजन जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अपने बेसिक कैरेक्टर को लूज कर देगा, उसको कहा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जुडिशियल इनोवेशन है, इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने प्रोवाइड किया है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है, ये बात ध्यान रखना। ओके, एंड कौन कौन से फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर होंगे इनको डिफाइन नहीं किया है, मींस दिस इज ओपन एंडेड। What constituted the basic structure was not clearly defined by Supreme Court and remained an open question. ठीक है, तो हो सकता है कि कल को कुछ नया फीचर आ जाए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो ये लिस्ट ओपन एंडेड है, इसको जो है क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि कौन कौन से फीचर्स होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। तो केस टू केस बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फीचर बेसिक है और कौन सा फीचर बेसिक नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि क्या क्या एलिमेंट्स होंगे बेसिक स्ट्रक्चर के, और ये हमें कहां से पता चला है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह आए हैं, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवेनिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, फ्री फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमने देखा था एनजेक, उसको क्या कहा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। और क्या था बेसिक स्ट्रक्चर? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, इसके बाद पार्लियामेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया? भाई पार्लियामेंट की पावर आपने कम कर दी है, ऑब्वियसली बात है, वो लॉ तो बनाएंगी। तो उन्होंने फिर से अमेंडमेंट किया, और वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसमें अगेन आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया एंड दो नई क्लॉज इंसर्ट कर दी, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। क्लॉज 4 में क्या लिखा कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो अगर हम कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी कोर्ट में, मींस अगेन एब्सोल्यूट पावर। एंड दूसरी बात, अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो क्लोज 5 देख लो, देयर शेल बी नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे, मींस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर पे। ओके, सो क्लोज 4 क्लोज 5 मींस अगेन हमारे पास एब्सोल्यूट पावर आ गई। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, और यह कहा 1980 मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्लॉज 4 क्लॉज 5 दोनों को कहा कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं, है ना। एंड जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड अमेंडिंग पावर, दे आर द बेसिक फीचर। मींस आप अमेंडमेंट के थ्रू भी जुडिशियल रिव्यू की पावर हमसे नहीं छीन सकते हो,
एंड आपकी जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड होंगी। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर मींस बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आप अनलिमिटेड पावर्स नहीं ले सकते हो। ओके तो पूरा का पूरा जो गेम है वो किसके पास है? जुडिशरी के पास है कि आपकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। ओके सो दिस वाज रिस्पॉन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड फिर वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये किन केसेस पे एप्लीकेबल होगी? उन केसेस पे, उन अमेंडमेंट्स पे जो कि इनेक्ट हुए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973। और ये डेट क्यों? बिकॉज इस दिन जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973। सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, बट दिस पावर इज लिमिटेड पावर, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर। ठीक है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर। तो अगर मैं समराइज करूं, ये जो डॉक्ट्रिन है इसको आपको देखने को नहीं मिलेगा इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्या क्या फीचर्स बेसिक होंगे डिफाइन नहीं किया है, इट इज नॉट डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय सुप्रीम कोर्ट। तो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि कौन से फीचर बेसिक होंगे, कौन से नहीं होंगे। ओके तो ये लिस्ट अभी भी ओपन एंडेड है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है ये एंड होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें चाहिए। एब्सोल्युटली फ्री सेशंस हैं, बस आप सपोर्ट करते रहिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ अच्छा करें आपके लिए। और अगर कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे YouTube चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में ताकि वो भी इन शानदार लेक्चर्स का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।